चले बोलिए। तो आज 20 अप्रैल 2020 दिन सोमवार से ऑनलाइन टीचिंग कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं बच्चों के लाभ के लिए। और इसके होने का कारण है कि कोरोना देश में महामारी के रूप में फैला हुआ है। इससे विशेष बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। तो कक्षाओं में भीड़ न हो, स्कूलों में भीड़ न हो पाए, लोग अपने घरों पे रहें, बच्चे भी जैसे अपने घरों पे ही रहें। आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें सारे लोग, ताकि उससे उसकी जानकारी भी हो कि कोरोना से प्रभावित कोई व्यक्ति अपने आसपास है तो उससे बचा जा सके, अपने को बचाया जा सके और इसका पालन करते हुए आराम से घर पे रहें और इन कक्षाओं से लाभान्वित हों। तो सर्वप्रथम भौतिक विज्ञान में जो 12वीं कक्षा में बच्चे पहुंच चुके हैं उनको फिर शुभकामना। और उस शुभकामना के पश्चात मैं भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का प्रारंभ कर रहा हूं। तो पहले की कक्षाओं में यानी 11 की कक्षा में हम लोगों ने भौतिक राशियों के प्रकार, पदार्थ, उसके बहुत सारे गुण, ठोस द्रव गैस के विभिन्न गुणों के बारे में पहले में पढ़ा हम लोगों ने। भौतिक विज्ञान गैलीलियो के काल से लगभग कहा जाए कि गैलीलियो के समय से भौतिक विज्ञान में जो है जानकारियां धीरे धीरे बढ़ती गई। चूंकि उस समय परंपरावादी लोगों का यह था, विज्ञान को बहुत ही वरीयता दी नहीं जाती थी। गैलीलियो भी उसी के शिकार थे। बहुत सारे उनके एक्सपेरिमेंटों को बाद में जो है न्यूटन ने किया। जैसे गिनी एंड फीदर एक्सपेरिमेंट था कि हल्की और भारी वस्तुएं एक साथ गिरती हैं। इसे 1450 के आसपास लगभग गैलीलियो ने बताया था। और उसके बाद न्यूटन आए 1600 में, तब कहीं इसको जाकर मान्यता मिली कि हल्की और भारी चीजें साथ गिरती हैं। और बहुत सारे गुणों की चर्चा हम लोग पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं। तो भौतिक विज्ञान जो है लगभग 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कहा जाए, जब न्यूटन आदि वैज्ञानिकों का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात जो है विज्ञान धीरे धीरे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति होती गई। और इस दौरान जो है क्लासिकल फिजिक्स से संबंधित बहुत सारी चीजें आई। इसी दौरान 1750 के आसपास बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने आवेशों के संबंध में कुछ चर्चाएं की, जिन्होंने नाम दिया था आवेश 2 प्रकार के हैं, धन तथा ऋण आवेश। इसके पहले जो ये प्रवृत्ति उत्पन्न होती थी तो देखा जाता था कि यदि किसी ग्लास रॉड को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो इस पर एक प्राकृतिक आवेश हो जाता है, अनावेश। ऐसा ही कोई दूसरा भी यदि फिर वही ग्लास रॉड ली जाए और उसको फिर बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और एमोनाइट की छड़ रेशम से रगड़ने पर इस पर एक दूसरे प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो समान आवेश जब ग्लास रॉड को रगड़ के ले आते थे 2 ग्लास रॉडों को तो प्रतिकर्षित करते थे। एमोनाइट की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थी। लेकिन यदि ग्लास रॉड को ले जाया जाता था, आवेशित ग्लास रॉड को यदि एमोनाइट की छड़ के करीब ले जाते थे तो आकर्षण होता था। इसके पश्चात फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में यह बताया कि आवेश की 2 प्रकृतियां हैं, एक धन और दूसरा ऋण। तो ये परिकल्पना ऐसी थी कि धन मतलब अधिक और ऋण मतलब कम। तो धन ऋण की कन्वेंशनल परंपरागत परंपरा थी,
बाद से जो है फ्रैंकलिन के अनुसार ये दो प्रकृतियां हुई। और आवेश वह गुण है जिसके कारण आवेशन वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं जो है वस्तुओं में जो है वो वैद्युतमय अथवा चुंबकीय होने की प्रवृत्ति हो जाती है, या चुंबकीय और वैद्युत गुणों को दर्शाने की प्रवृत्तियां आ जाती हैं। तो यह धन और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, यह हुआ। तो प्रिंसिपल है फ्रैंकलिन के अनुसार कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। तो ऐसे ग्लास रॉड, एबोनाइट की छड़, रेशम, बिजली की खाल, ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ के यह प्रवृत्तियां देखी गई थी। फिर इसके पश्चात मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल हुआ समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। अर्थात धन ऋण ये प्रतिकर्षित करेंगे, धन ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यह प्रवृत्ति हुई आवेशों की, यह कैरेक्टरिस्टिक अभिलक्षण वो हुआ जिसके कारण जो है जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसके पहले छोटी सी एक और चीज बता दूं कि आवेशन की क्रिया जो है वह मुख्य रूप से तीन तरह से आवेशित किए जा सकते हैं पदार्थ, जो है घर्षण द्वारा, जैसा कि अभी चर्चा कर रहे हैं, घर्षण द्वारा। फिर हो सकते हैं आवेशित हो सकते हैं प्रेरण द्वारा, और तीसरा चालन द्वारा। ये आवेश उत्पन्न करने का गुण या आवेश इस तरह से उत्पन्न हो सकते हैं, घर्षण एक दूसरे को इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ के एक पे पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रेरण द्वारा मतलब एक प्रकार का आवेश यदि किसी कंडक्टर पर है तो एक उदासीन कंडक्टर हमेशा ही समान मात्रा में धन और ऋण आवेश रखता है। तो जब उसे उसके उदासीन कंडक्टर के करीब ले जाएंगे आवेशित कंडक्टर को, तो आवेशित कंडक्टर अपने से विपरीत प्रकृति के आवेश को अपनी तरफ और अपने तरह के आवेश को उस कंडक्टर में दूसरी तरफ आवेशित करेगा। फिर चालन द्वारा, तो यह तीन तरह के जो है विधियां हैं जिनके द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। तो कूलाम के नियम पे आते हैं फिर कि आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो प्रवृत्ति है उसका परिमाण कितना होगा, और बल चूंकि सदिश राशि है तो इसकी दिशा के संबंध में भी कहा गया, बताया गया इसमें कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से मैं कहूं कि कूलाम
का नियम कहता है कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो इसके लिए कह लिया जाए कि माना कि दो आवेश है, बिंदुवत आवेश, सपोज Q1 Q2 और ये एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तो नियमानुसार F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी। और यह बल कार्य कैसे करता है? तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश। तो सरल रेखा किसे कहते हैं तो हम लोगों को जानकारी है ज्योमेट्री से कि मतलब कि ये दूरी यहाँ से ऐसे हो सकती थी, ये दूरी ऐसे हो सकती थी, यह दूरी ऐसे हो सकती थी या ऐसे हो सकती थी। तो दूरी की तो कोई दिशा नहीं है, लेकिन नियम क्या कह रहा है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। तो सरल रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। दो आवेशों के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी है उसे सरल रेखा कहते हैं। तो इस सरल रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है बल, ऐसा यह नियम कहता है। इसलिए यह कैसी राशि हुई? सदिश राशि, एक निश्चित दिशा में कार्य करता है। कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। फिर बाद में हम देखेंगे कि आवेश है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र है और इसके कारण परीक्षण किया जा सकता है। इसे Q0 से दर्शा रहे हैं, Q से इसको दर्शा रहे हैं। तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं Q0। तो यहां भी लिख रहे हैं Q0 अपॉन r²। इन दोनों को मिलाया तब यह नियम हुआ। तो F प्रोपोर्शनैलिटी यानी समानुपाती का चिन्ह यदि हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0 अपॉन r²। इसका कोई नाम करिए, एक नंबर जैसे मान लिया। यदि निर्वात है, यदि निर्वात अथवा वायु है, माध्यम निर्वात हो अथवा वायु है, यानी कि वैद्युत बल माध्यम पे निर्भर करता है, यह बल है। तो K बराबर 1 हो जाएगा और K बराबर 1 हो जाएगा तो समीकरण हमारा हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन r²। अब यहाँ 1/, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो अब इस पूरे कांस्टेंट 1/4 का एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 × 10⁹ 9 × 10⁻⁹ मात्रक लिख सकते हैं। इसे इस तरफ ले जाए तो न्यूटन मीटर² अपॉन कूलम का स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। ये मात्रक है न्यूटन मीटर² अपॉन कूलम स्क्वायर।
यदि बीमा लिखनी हो इसकी 1/4πε0 की, तो लिख सकेंगे हम न्यूटन के लिए तो बल है, तो बल के लिए mL/-2 मीटर स्क्वायर यानी L/2 कूलम Q = I से हम जान सकेंगे A × T, तो A² T² हुआ, तो इसे ऊपर ले लें, T² ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस के साथ यहाँ माइनस जुड़ जाएगा, तो 4 L1 और 2 3 हो जाएगा और A⁻² हो जाएगा। यह बीमा हुई 1/4πε0 की। फिर ε0 बराबर भी इस कांस्टेंट का मान है 8.85 × 10⁻12 मात्रा को यहीं से देख लीजिए। अब 1/4 नीचे आएगा यानी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर यह है। अब बीमा लिखते समय इसको उल्टा किया जा सकता है, तो 8.85 × 10⁻² परमिटिविटी ऑफ मीडियम का निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ठीक उसका विपरीत हो जाएगा V-max। तो फिर से पर ये ध्यान रखे रहेंगे कि आवेश की परिकल्पना बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। 1750 में इन्होंने आवेशों की प्रकृति के बारे में बताया कि आवेश दो प्रकार के, एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित होता है। धन और ऋण मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और कितने बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं इसके लिए कूलम ने बताया कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो यह बल की चर्चा रही। अब आवेश जैसे कह रहे थे, तो आवेश कहाँ कैसे हो सकता है, तो जिस कंडक्टर पर यदि होगा आवेश तो उस कंडक्टर की प्रवृत्ति हो सकती है। बल तो हम रेखीय कंडक्टर हो सकता है जिसमें क्षेत्र हो, अथवा आयतन हो सकता है। आयतन तो गोले के रूप में वृत्त नहीं है, इसको गोला ये समझा जाए, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो यदि इस पर है आवेश की मात्रा और एक प्लेन कंडक्टर है, इस पर जो है इसके पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को ऐसे दर्शा लें। ठीक इसी प्रकार इसमें भी इसके पृष्ठ पर दर्शाने होता, तो आवेश हमेशा यहाँ हर जगह है, इसके पृष्ठ पर ही रहता है आवेश। यह प्रवृत्ति है कि चार्ज resides on the surface of a conductor, उसके पृष्ठ पर ही रहता है, अंदर नहीं रहता। यह गोला है, इसे गोला समझो। आवेश की मात्रा सब पर माना Q है, इस पर भी Q है, इस पर भी Q है, आवेश की मात्रा टोटल। तो इसकी पूरी लंबाई यदि L से प्रदर्शित है, क्षेत्रफल A से प्रदर्शित है, आयतन V से प्रदर्शित है, तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा Q/L, इस पर Q/A, इस सरफेस पर Q/V। अब आयतन उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर, उसके मतलब आकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का वह सरफेस है। तो यदि छोटे से पार्ट के कारण हो, किसी एक छोटा सा पार्ट ले लिया जाए इसका, तो अपन
dl लिख सकते हैं। यहाँ q अपान छोटा सा पार्ट यदि क्षेत्रफल का हो तो dA लिख सकते हैं। इसको q अपान d भी लिख सकते हैं। तो एकांक पृष्ठ पर क्षेत्र पर उपस्थित आवेश की मात्राएं इनके द्वारा प्रदर्शित है। तो एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को जो है लैम्डा से दर्शाते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व इसे कहेंगे आवेश का यह रेखीय घनत्व है। इसे आवेश का क्षेत्रफलीय घनत्व कहेंगे। इसे आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्डा से, क्षेत्रफलीय घनत्व को सिग्मा से और आयतन घनत्व को रो से प्रदर्शित करेंगे। तो ये तीन घनत्व है, ध्यान रखे रहेंगे। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का क्षेत्रफलीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल और एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं ये क्रमशः। तो ध्यान रखे रहेंगे इसे कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, आवेश का क्षेत्रफल, एकांक आवेश पर उपस्थित, एकांक पृष्ठ पर, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय घनत्व है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश का क्षेत्रफलीय घनत्व है। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश का आयतन घनत्व है। अंग्रेजी के टर्मों को कहें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेडियल चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इसे कह सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसे कहेंगे। इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। ये ध्यान रखे रहेंगे कि आवेश की मात्राएं किस पर कितनी है, उसके अनुसार लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन के, तो ये नाम दे सकते हैं। अब 1750 में तो धन और आवेश, धन वर्धित आवेश की बात जो है पहली मिल रही थी कि दो ही प्रकृति के आवेश होते हैं। ये आवेश, धन और ऋण की परिकल्पना जो है तब तक रही जब तक डाल्टन का परमाणुवाद था। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, यह अविभाजित है। एक ही पदार्थ के परमाणु हर तरह से गुणों में समान होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में हर तरह से भिन्न होते हैं। बाद में यह कंसेप्ट जो है 1897 और 98 के बाद टूटने लगी, क्योंकि थॉमसन ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1932 आते आते चैडविक आ गए, जब बीच में रदरफोर्ड भी 1904 से 1911 तक, फिर रदरफोर्ड की 1920 में बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं जिसके अनुसार उन्होंने अन्य तत्वों के कृत्रिम तत्वांतरण की बात और मतलब कि न्यूट्रॉन के होने की बात कही थी, लेकिन वह स्पष्ट नहीं कर पाए थे। 1932 आते आते स्पष्ट हो गए कि पदार्थ इलेक्ट्रॉन, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। और इसके संबंध में फिर परमाणु संरचना में और चीजें आ गई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे स्थित है। तो बोर के आते आते यह हो गया रदरफोर्ड बीच में उन्होंने नाभिक के बारे में बताया
उनका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इस संबंध में कहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद क्लम्पर्ड मॉडल था थॉमसन का। ये सारी चीजें बाद में आएंगी, उसे देखेंगे। तो यहाँ हम देख लें पहले कि ये इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात अब यह हो गया कि बता लिया गया इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, बाहरी कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश और प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है। चूंकि जितने प्रोटॉन नाभिक में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में होते हैं, इसलिए परमाणु पर पूर्ण रूप से उपस्थित आवेश की मात्रा शून्य होती है, अर्थात परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। इसकी उदासीनता कैसे समाप्त की जा सकती है? तो यह देखा गया कि किसी प्रकार की एक्टिविटी करेंगे, घर्षण करेंगे या फिर प्रेरण की क्रिया करेंगे या चालन की क्रिया होगी तो आवेश उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण पदार्थ का इलेक्ट्रिफिकेशन और अथवा मैग्नेटाइजेशन किया जा सकता है और उसके गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। तो बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश सूक्ष्मतम आवेश है। किसी पदार्थ के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा को ई से बताते हैं। यदि आवेश धनात्मक है तो प्लस यानी प्रोटॉन के लिए हो गया, और इलेक्ट्रॉन है तो ऋण। तो आवेश की कुल मात्रा किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर है। यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी ही रही, तो धन आवेश ज्यादा हो गया, ऋण आवेश कम हो गया, यानी परमाणु हो जाएगा धन आवेशित। और यदि इलेक्ट्रॉन उस पर आ गए तो हो जाएगा ऋण आवेशित, यानी इसको हम कहें प्लस माइनस Ne। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश न्यूनतम आवेश है और कोई भी आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। इसे आवेश की परमाणुता कहते हैं, एटॉमिसिटी। आवेश की परमाणुता, यह सारी कंसेप्ट क्वांटाइजेशन की बात जो है चार्ज क्वांटाइजेशन की बात 1905 के बाद आई, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बाद। तो इसे एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज कहेंगे, आवेश की परमाणुता। कि कोई भी आप जैसे मान लो, कल्पना करें कि किसी परमाणु से 5 इलेक्ट्रॉन यदि निकल गए, 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, स्वाभाविक निकल गए, तो नाभिक में उपस्थित धनावेश यानी प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही बरकरार है, यानी परमाणु धनावेशित हो गया। तो धनावेशित जब हो गया तो 5 गुणे E और 1 इलेक्ट्रॉन परावेश होता है 10.6 गुणे 10 पर 19, गुणा कर सकते हैं इसे 8 गुणे 10 पर 19, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, इसलिए कुल आवेश की मात्रा इतनी हो गई। तो यह धन आवेश इतना हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन आए हो तो इतना ऋण आवेश हो जाता है। और इस आवेशन और की क्रिया के द्वारा या इलेक्ट्रॉन के आवागमन की बात करने के दौरान जो है यह भी चीजें चर्चा में आई कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक परमाणु से, एक तत्व से दूसरे तत्व पर या एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित मात्र किया जा सकता है। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो भौतिक राशियों के संरक्षण में द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत,
कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, उसके बाद ये आवेश का संरक्षण सिद्धांत आया। और इस संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश में तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी पदार्थ के परमाणु, किसी पदार्थ से आवेश दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी आवेश की कुल मात्रा नियत है। तो ये आवेश संरक्षण सिद्धांत है। फिर करेगा